हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर नाइट्रोजन फैमिली को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इन्हें हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स भी कहते हैं और इस ग्रुप के अंदर रखे गए हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। दोस्तों, इन्हें आप याद करने का ट्रिक बनाते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके या सब भिखारी, कुछ इस तरह से आप लोग इसको याद करते हैं। हालांकि आप इसको नॉर्मली भी याद कर रख सकते हैं, जैसे कि एक ग्रुप में रखा गया है सीक्वेंस वाइज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज में हम ग्रेडेशन को देखने वाले हैं। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इससे इनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आज हम इन पांचों एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फिर आप वहां पर सर्च करेंगे बायो बुक टैग, आपके सामने चैनल आ जाएगा और वहां पर आपके पास एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। ज्वाइन होकर के आप वहां से कितने आप पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह सब रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 15 या नाइट्रोजन फैमिली। इन्हें हम नाइट्रोजन फैमिली के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो नाइट्रोजन है, इसलिए हम इसे नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। और इन्हें ग्रुप 15 के अंदर रखा गया है और ग्रुप 15 के अंदर ये सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। दोस्तों, इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखें तो इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो पी सबसेल के अंदर एंटर करता है, इसलिए इसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इन्हें ग्रुप 15 के अंदर रखा गया है। अब हमें यह बताना है कि इन एलिमेंट्स को एक साथ एक ही ग्रुप में रखा जाना क्यों उचित है, आपने इसको क्यों एक साथ रखा। ठीक है, बाकी इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें आपने ऐसा क्या देखा, कौन सी ऐसी सिमिलरिटीज़ को देखा जिसके कारण आपने इन्हें एक ही ग्रुप में रखा। इसी चीज़ को हमें अच्छे से बताना है। तो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपसे? जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ इन द सेम ग्रुप ऑफ पेरियोडिक टेबल। सेम ग्रुप ऑफ पेरियोडिक टेबल यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ को एक सेम ग्रुप में पेरियोडिक टेबल के अंदर सेम ग्रुप को एक ही ग्रुप में क्यों रखा आपने। ठीक है, इस चीज़ को आप जस्टिफाई कीजिए। तो हमें जस्टिफाई कैसे करेंगे हम इस चीज़ को? हम इसमें इसकी सिमिलरिटीज़ देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बेस पर हम बताएंगे इसलिए इन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाना उचित है। तो सबसे पहले तो आप करेंगे दोस्तों इनका इंट्रोडक्शन, और ये एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 7.5 नंबर या 10 नंबर। ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह का है, उसके बेस पर ये 7.5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन। द एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप 15, या इन्हें हम 5th ए ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, 5th ए ग्रुप, यहाँ पर एक चीज़ और देखें तो इनकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इसको हम 5th ए ग्रुप के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इससे आपको 5th ए ग्रुप भी आपको याद आ सकता है। या फिर अगर आपको पता करना है कि इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इसमें जो है ग्रुप 5th के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब जो यहाँ पर जैसे हमने इसे कहा कि ये 5th ए है, यानी कि इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये काफ़ी अच्छा लॉजिक है जिसके बेस पर आप इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। अच्छा, इनका एटॉमिक नंबर ध्यान से देखें तो 7, 15, 33, 51, 83। इसको याद करने का अच्छा ट्रिक क्या है? एक बात तो नॉर्मली आपको पता है, जो कि आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। उसके बाद आप मैजिक नंबर की हेल्प ले सकते हैं। मैजिक नंबर की हेल्प लेकर आप किसी भी ग्रुप का ठीक है, पूरे पेरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी ग्रुप के अगर आपको एटॉमिक नंबर याद करना है तो सबसे अच्छा मैजिक नंबर आप ये रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसमें आप +8 कर दें। ठीक है, मैजिक नंबर क्या है सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, 2 + 8। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इस रूल को फॉलो करें। जैसे ये हमारे पास मैजिक नंबर है, हमें एटॉमिक नंबर 7 पता है नाइट्रोजन का, उसके बाद आप +8 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप +18 करेंगे, 18 करेंगे तो ये 33 हो जाएगा। फिर आपको +18 करना है, 51 हो जाएगा। फिर आपको 32 प्लस करना है, इसका एटॉमिक नंबर निकल कर आ जाएगा 83। तो इस तरह से आप
यहाँ पर इस मैजिक नंबर की हेल्प से इनका एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। बस आपको एक एलिमेंट जो कि है नाइट्रोजन, वो बेसिकली सभी को याद होता है, तो इससे आपका फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो जब हम यहाँ इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो अब मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको अपना टाइम सेव करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी एग्जाम पेपर में बनाना है या फिर लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में द एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप 15 5th A ऑफ द पेरियोडिक टेबल, जिनका एटॉमिक नंबर हैविंग एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51 एंड 83 रेस्पेक्टिवली। These are also called members of nitrogen family. Why? क्योंकि नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, इस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। फैमिली एज ए नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अमोंग दिस। इन सभी एलिमेंट्स में से नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और ये वातावरण में अब देखें तो एटमॉस्फेयर में 78% इसकी मतलब सबसे ज़्यादा ये गैस पाई जाती है 78%, और ये आपस में रिएक्ट भी नहीं करती। N2 गैसेस जो है ये आपस में रिएक्ट भी नहीं करती और ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Being the elements of the same group, they show many similar properties. ये कई सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती हैं एक ही ग्रुप में रखे जाने के कारण, और वही हमें बताना भी है कि इन्हें एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है, ठीक है, बात एक ही है। सो विद द रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, जब आप इसमें ग्रेडेशन चेक करेंगे, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे या फिर ग्रुप्स के ऊपर की तरफ जाए, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो इसमें प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो चेंज होती है, वहाँ पर हमें ग्रेडेशन देखने को मिलता है। हाउएवर, यानी कि इसके अलावा नाइट्रोजन एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, हमें अच्छी तरह से पता है, एंड डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द ग्रुप बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। मतलब नाइट्रोजन जो है इन चारों एलिमेंट से थोड़ा डिफ्रेंशिएशन शो करता है, और वो क्यों करता है, इसकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगी। नंबर फर्स्ट, स्मॉलर एटॉमिक साइज। आप इन सभी एलिमेंट्स का अगर आप एटॉमिक साइज देखें तो बड़ा होता है, जबकि नाइट्रोजन जो होता है वो स्मॉलर एटॉमिक साइज इसका होता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होती हैं, अच्छी तरह से आपको पता है। उसके बाद हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों एलिमेंट से ज़्यादा होती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये कंसेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ। पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाओ या इनऑर्गेनिक में रहो, इन सभी को मजबूत करने वाला जो पॉइंट है वो है पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपको पढ़ा जाना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये कुछ ऐसी पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस क्लियर करती हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है नाइट्रोजन क्यों अलग है इन सभी से, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पेटी डी ऑर्बिटल्स। इसमें जो है खाली डी कक्षक नहीं पाए जाते इनके वैलेंस शेल में, जिसके कारण ये इन सबसे डिफरेंस है, बाकी सब में पाए जाते हैं। टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, नाइट्रोजन जो होता है वो टेंडेंसी रखता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था। ये थर्ड लेक्चर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, पिछली वीडियो के अंदर हमने कार्बन फैमिली को डिस्कस किया था। तो कार्बन भी नाइट्रोजन की तरह बाकी के एलिमेंट से डिफरेंशिएशन शो कर रहा था। उसके बाद टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट्स, उसके बाद आपको क्या लिखना है, द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट्स इन द पेरियोडिक टेबल इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। अब हमें वो फैक्ट लिखने हैं जो कि इन्हें एक ही साथ रखा जाना उचित है, मतलब हमें सिमिलरिटीज़ लिखनी है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस में, जिसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए देखते हैं दोस्तों, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा NS2 NP3 ये इनका बिल्कुल कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि आप ध्यान से देखें तो इनके आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 2 3 2 3, यानी कि दोनों को प्लस कर दो 5 5 5 5, सभी में मतलब आउटर मोस्ट सेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन ही दिखाई देंगे। और अगर आप इसमें पी सब सेल के अंदर देखें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सभी में 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे, जो कि एकदम सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। और सभी के सभी पी सब सेल के अंदर एंटर करें, ये भी एक सिमिलरिटीज़ है। इन्हें लिखने का क्या तरीका, क्योंकि अगर आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो एक तो आप वहाँ पर नंबर को ऐड करोगे, देखोगे, चेक करोगे कि सही है नहीं सही है। उससे बेस्ट है कि आप यहाँ पर इनर्ट गैस, अक्रिय गैस आपने पढ़ा होगा, इनर्ट गैसेस की आप हेल्प ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन में हीलियम जोड़ दीजिए, बाकी 2s2 2p3, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 जो कि कवर कर लेगा। फास्फोरस हमें पता है नियोन 10 नंबर तक तो नियोन ही कवर कर लेगा, बाकी जो बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो आप 3s2 3p में भर देना, ठीक है, 3s और 3p में भर देना। इसी तरीके से आर्सेनिक है,
अब यहाँ पर हमने ले लिया आर्गन, ठीक है, ये आर्सेनिक है, ये आर्गन है। आर्गन का एटॉमिक नंबर हमें अच्छी तरीके से पता है, किसका एटॉमिक नंबर क्या है, 18। तो आर्गन 18 मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस 33 में से 18 इलेक्ट्रॉन ये कवर कर लेगा, बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम 3D में भर देंगे, 4s और 4p3, ठीक है, 4p में भर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना टाइमिंग को कवर कर रहे हैं, और एग्जामिनर भी समझ जाता है कि जो बच्चा है वो स्मार्ट है, क्योंकि उसने अच्छे तरीके से अपना काम भी किया हुआ है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी शो किए हुए हैं, किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाना चाहिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता और एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है, आपका टाइम भी सेव कर लेगा, क्योंकि आपने इनर्ट गैसेज की हेल्प से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स कवर कर लिए हैं, बाकी क्या आपने आगे लिख दिया है। और मैजिक नंबर की हेल्प से आप इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नंबर सेकंड हेडिंग डाल लीजिए वैलेंसी। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये शो करती हैं कि इन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ को एक ही ग्रुप में रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया, नंबर सेकेंड हम डिस्कस करते हैं वैलेंसी के बारे में। दोस्तों वैलेंसी की अगर हम बात करें, द कॉमन वैलेंसीज ऑफ दिस एलिमेंट्स आर 3 and 5। इनकी अगर कॉमन वैलेंसीज जो होती हैं वो 3 and 5 होती हैं, ठीक है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। सो द एलिमेंट्स ऑफ दिस एलिमेंट्स हैव 2 पेयर्ड s and 3 अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर होते हैं, ठीक है। p हमने देखा p सबसेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और s सबसेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। Thus these elements can form 3 covalent bond by using the 3 unpaired p electrons। दोस्तों ये जो 3 unpaired इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनको यूज़ करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं को यूज़ करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ हमारे पास कार्बन है, एक तरफ हमारे पास नाइट्रोजन है। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन से, इस शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन से जो बीच में बॉन्ड बना, इसी को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर यानी कि इसके अलावा नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, नाइट्रोजन का साइज जो होता है स्मॉल होता है, और हाइयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इस ग्रुप के अंदर कैन ऑल्सो एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टू फॉर्म N3- आयन विच इज नोट द केस इन एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। दोस्तों ये जो नाइट्रोजन होता है ये क्या करता है, ये जैसे कोई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या कोई ऐसा एलिमेंट हो गया या एटम हो गया, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब समझ रहे हैं, जो तेज़ी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता हो, ठीक है, जो कि तेज़ी से अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, तो उन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है, ठीक है, जिसके कारण इसके अंदर टेंडेंसी टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसके अंदर ज़्यादा है। तो इसी की वजह से ये जो है इसको, उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके N3- आयन बना लेता है। अच्छा, N3- का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एटम पर N3- लग गया, इसका मतलब उसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। अगर यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव लगा दूँ तो इसका मतलब कि इस एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, लेकिन अभी आप कहेंगे कि इस एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है। विच इज़ नोट केस अगर इस तरह का अब अदर एलिमेंट्स में, जैसे हमने देखा था नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, उसमें इस तरह की केस नहीं पाया जाता। तो ये है दोस्तों वैलेंसी का खेल। नंबर सेकंड हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। द एटम ऑफ दिस एलिमेंट्स हैव NS2 एंड, अगर आप यहाँ पर P के और तीनों ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखें, NPX P1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर आउटर मोस्ट सेल। दस दीज एलिमेंट्स कैन हैव 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें 2 तरह के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकते हैं। एक तो +3, जो कि आप यहाँ पर इस तीनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके, और एक यहाँ पर +2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से +3 एंड +5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं। हमें ये देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लें तो पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली आएगा, तो वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद हमें देखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये कितने शो कर सकता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि +5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ करके शो करते हैं। अब ये अलग बात है कि सभी एलिमेंट्स ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें या ना करें, ये अलग बात है, लेकिन ये शो कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया।
The +3 oxidation state arise only 3 p electrons are involved, where the 5+5 oxidation state arise when both s and p electrons are involved in the chemical bonding। जब केमिकल बॉन्ड के अंदर जब +3 जब ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, जब p के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर्ड पेयर में भाग लेंगे। लेकिन अगर वही सभी के सभी एलिमेंट जो s में भी हैं, एस सबसेल के अंदर और पी सबसेल के अंदर, हमें पता है कि एस सबसेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी सबसेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये दोनों सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, तब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो +2, +1, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ईजिली शो कर लेता है। अगर आप बिस्मिथ को छोड़ दें तो ऑल एलिमेंट शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं बिस्मिथ को छोड़ करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी इन एलिमेंट्स की। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पर आता है ऑक्यूरेंस यानी कि प्राप्ति। अगर आप नाइट्रोजन को छोड़ दो, क्योंकि वो पूरे सराउंडिंग में, पूरे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, नाइट्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए एक्सेप्ट नाइट्रोजन, क्योंकि विच अकर इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। बाकी जो होते हैं ऑल्सो ऑल अकर इन कंबाइंड स्टेट, बाकी सभी जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन हमें पता है अक्रिय होता है एक तरीके से, आपने देखा होगा ये एक दूसरे से रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करते नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। ठीक है, और फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नंबर 5 एलोट्रोपी। दोस्तों ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक से ज़्यादा मतलब डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट बिस्मिथ। अगर आप बिस्मिथ को छोड़ दो, ऑल द एलिमेंट शो एलोट्रोपी, सभी के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो उस एलोट्रोपी को शो करते हैं। 10 इसका मतलब जैसे कि 2 सॉलिड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है 2 सॉलिड फॉर्म शो करता है, जिसे हम जानते हैं नोन एज अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन, हैव बीन रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है 2 सॉलिड फॉर्म शो करता है, नंबर 1 अल्फा नाइट्रोजन, नंबर 2 बीटा नाइट्रोजन, जो कि रिपोर्टेड किया गया है। उसके बाद फॉस्फोरस अगर इन नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म, फॉस्फोरस कई सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आएगा फेज इक्विलिब्रियम, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक फॉस्फोरस का, इसलिए इसके सभी एलोट्रोपिक फॉर्म को अच्छे से याद कर लेना, आगे आपको काम आएगा। ठीक है, जैसे कि हम फॉस्फोरस की बात करें, सच फॉर्म किस फॉर्म में पाया जाता है, येलो एंड वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, वॉयलेट फॉस्फोरस एंड स्कारलेट फॉस्फोरस, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में पाया जाता है। ठीक है, मतलब कई सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। आर्सेनिक इज फाउंड इन ग्रे, आर्सेनिक जो होता है वो ग्रे फॉर्म में पाया जाता है, येलो एंड ब्लैक में एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और एंटीमनी की अगर हम बात करें, ऑल्सो एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, एक तो होता है मेटेलिक फॉर्म में पाया जाता है, येलो फॉर्म में, और एक्सप्लोसिव एंटीमनी यानी कि विस्फोटक भी होता है, एक्सप्लोसिव एंटीमनी के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए, नंबर 6 प्रॉपर्टी नोट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। दोस्तों ये जो सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सभी के सभी ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और दोनों तरह के ऑक्साइड्स, ट्राई ऑक्साइड्स, पेंटा ऑक्साइड्स, ये दोनों तरह के ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। तो नोट करेंगे दे ऑल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ जनरल फार्मूला, जिसका जनरल फार्मूला है M2O3 ट्राई ऑक्साइड्स, M2O5 पेंटा ऑक्साइड्स। M की जगह इनमें से कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, M जो डिनोट कर रहा है वो कोई भी एलिमेंट, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो या बिस्मिथ हो। अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इनके ऑक्साइड्स के नेचर कैसे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द ट्राई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर एसिडिक। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो ऑक्साइड्स होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी का एम्फोटेरिक नेचर होता है। सो नोट करेंगे दोज ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर एम्फोटेरिक इन नेचर, वाइल दैट ऑफ बिस्मिथ इज बेसिक। बिस्मिथ का जो ट्राई ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक करेक्टर का होता है। द पेंटा ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन केस, और सभी में आप देखेंगे यहाँ पर पेंटा ऑक्साइड जो होता है इस केस में वो होता है एसिडिक नेचर में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स, अभी हमने देखा ऑक्साइड्स, अब हम देखते हैं ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सी एसिड्स भी फॉर्म करते हैं। तो नोट करेंगे दे फॉर्म ऑक्सी एसिड्स, 10 नाइट्रोजन फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, कई सारे लार्ज नंबर में नाइट्रोजन जो है ऑक्सी एसिड को फॉर्म करता है, सच एज HNO3 एंड HNO2, NO4 एट्सेट्रा। दोस्तों ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 8 पॉइंट नोट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स।
दे फॉर्म वॉलेटाइल हाइड्राइड्स ऑफ जनरल फॉर्मूला, ये सभी के सभी जो है वॉलेटाइल हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं और जिनका जनरल फॉर्मूला होता है MH3। M यहाँ पर मैंने कहा कोई भी एलिमेंट हो सकता है इन पांचों में से, जैसे हम अगर यहाँ पर नाइट्रोजन को रख दें तो ये NH3 बना लेगा, यानी कि अमोनिया, फिर फॉस्फीन, फिर आर्सेनिक, फिर स्टिबाइन, फिर बिस्मिथाइन। तो इस तरीके से NH3 PH3 SaSH3, ठीक है, एंटीमनी H3 यानी कि SbH3 एंड BiH3। तो इस तरह से ये हाइड्राइड का फॉर्म करते हैं और आपको इन हाइड्राइड्स के नेचर का पता होना चाहिए। ये सभी के सभी क्या है, कलरलेस गैस है, अमोनिया को अगर आप छोड़ दे तो। बाकी ये सभी के सभी क्या है, कलरलेस गैस। अमोनिया दोस्तों जो होती है पॉइजनस नेचर की होती है, जहरीली गैस होती है, ठीक है, पॉइजनस गैस होती है। नंबर 9 पर होता है फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। अभी तक हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, अब हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पेरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब जो है हैलाइड्स होते हैं। दे ऑल फॉर्म ट्राई हैलाइड्स ऑफ जनरल फॉर्मूला। ये दोस्तों जो है सभी के सभी ट्राई हैलाइड्स फॉर्म करते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला MX3 होता है। M मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैंने कहा कोई भी, जैसे कि नाइट्रोजन रख ले रहे हैं, यहाँ पर फॉस्फोरस रख सकते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, कोई सा भी M की जगह, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ नाइट्रोजन, तो NX3, X यहाँ पर हैलाइड्स को शो कर रहा है, हैलाइड यहाँ पर हो सकता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो NCl3 भी बन जाता है, आपको पता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉस्फोरस लगा दूँ तो PCl3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर X यहाँ पर डिनोट कर रहा है हैलाइड्स को और M यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली में से कोई भी। उसके बाद आता है दोस्तों कॉम्बिनेशन विथ मेटल। दोस्तों ये जो है मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं। दे ऑल कंबाइन विथ मेटल्स लाइक, जैसे ये एल्कली मेटल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, इन सभी के साथ जो कंबाइन करके फॉर्म करते हैं नाइट्राइट, फॉस्फाइड्स, आर्सेनाइड्स, एंटीमोनाइट एंड बिस्मिथाइड। इस तरह से ये जो है फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स प्रोड्यूस हाइड्राइड्स। ये जो कंपाउंड्स हैं ये हाइड्राइड प्रोड्यूस करते हैं वाटर और डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब इसको रिएक्शन कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम Mg3N2 की बात करते हैं, ठीक है। ये जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के 6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये भी जो है हाइड्राइड फॉर्म करता है और साथ में 2NH3 यानी कि अमोनिया गैस के 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़। इनकी प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन देखने वाले हैं। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आता है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको पहले फटाफट आप नोट करें। सो फ्रेंड्स, फाइनली हेडिंग डाल लीजिए ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़। अब हम देखने वाले हैं इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या ग्रेडेशन देखने को मिलता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में किस तरह का चेंजेस देखने को मिलता है, ग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। अब ये बताया नहीं गया है कि किसके बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज करता है, अभी आपको आगे नोट करना है। वेयर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू एंटीमनी, आर्सेनिक टू बिस्मिथ। इन्होंने कहा कि आर्सेनिक से जब आप बिस्मिथ की तरफ जाते हो तो वहां पर एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक रेडियाई जो होती है, एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है, डेंसिटी होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। अपने आप आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ती हैं, एटॉमिक रेडियाई अपने आप बढ़ेगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे। उसके बाद अगर आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये डिक्रीज करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ सेल्स अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी एटम के अंदर तो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको खींचना इतना, वो जो प्रोटोन होगा उनको इतनी तेजी से खींच नहीं पाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, जिसके कारण आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को या फिर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है कम हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर पर जो न्यूक्लियस जो होता है जिसमें कई सारे प्रोटॉन्स भरे रहते हैं, उसमें उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो गया, जिसके कारण ये चेंजेस हमें देखने को मिले। नंबर 2 आप हेडिंग डालेंगे द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। हमें देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन से जब हम आर्सेनिक की तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है एंड देन डिक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ, और आर्सेनिक से बिस्मिथ की तरफ जाने पर डिक्रीज करता है। नंबर 3 पॉइंट आप नोट करेंगे द मेटेलिक करेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर जो बढ़ता रहेगा, हम देखते हैं कि जो मेटेलिक करेक्टर है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है
वो इंक्रीज़ करता है। जैसे आप देखा होगा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों मेटलॉइड हैं, और बिस्मिथ और ये जो है मेटल है। यानी कि आप ध्यान से देखें तो जो आर्सेनिक और एंटीमनी है ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे मेटलॉइड, और ये प्योर मेटल है और ये प्योर नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद नंबर 4 आप नोट करिए, सभी पॉइंट आप नोट कर लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर 4, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। दोस्तों ये इसमें क्वेश्चंस यहीं से छुपे रहते हैं। अगर नीट वगैरह में अगर आप क्वेश्चंस देखो तो इनकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि जैसे आपको पूछा जाएगा इन दोनों में से कौन सा वीक एसिड है या वीक बेस है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो नोट करेंगे नंबर 4, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। दोस्तों इनके जो ऑक्सी एसिड्स हैं जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वो जो है डिक्रीज करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे कि हम देखेंगे HNO3 ये जो है वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि हम वहाँ पर देखें इस ऑक्सी एसिड की तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये ऑक्सी एसिड ये वीक होता है और ये वेरी वीक। यानी कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो इनके जो ऑक्सी एसिड है वो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती जाती है। नंबर 5 आप नोट करेंगे, द बेसिक करेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीज फ्रॉम NH3 टू BiH3। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड से बिस्मिथ के हाइड्राइड तक यहाँ पर डिक्रीज करता है इनका बेसिक करेक्टर। NH3 बेसिक नेचर का होता है, PH3 वीकली बेसिक नेचर का होता है, यानी कि होता तो है ये भी बेसिक नेचर का लेकिन वीक होता है। बाकी जो ये तीनों के तीनों न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों नंबर 6 पॉइंट आप हेडिंग डालेंगे, द पॉइजनस नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस पर कोई फोकस नहीं करता और ये काम की भी चीज़ है। जो पॉइजनस नेचर होता है इनके हाइड्राइड्स का वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जाने पर। नंबर 7 पॉइंट, द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। यानी कि इनका जो रिड्यूसिंग करेक्टर है इनके हाइड्राइड्स का वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जाने पर, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर वो जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग करेक्टर हाइड्राइड्स इंक्रीज करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नोट किए ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ में 7 प्रॉपर्टीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको इतना ही लिखना है लगभग। ठीक है, मैंने ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कराया BSc फर्स्ट ईयर का, लगभग आपको इतना ही अगर आप अरेंज कर सकें, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप ये सातों की सातों प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, वरना ये जो ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ ये जो तीनों ऊपर की प्रॉपर्टीज़ है इनसे ही काम चल जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप कंप्लीट लिख सकते हैं। सो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और भी टॉपिक्स चाहिए BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।